वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बरामदात के शोबे में $400 बिलियन का मुकर्ररा हदफ हासिल करने को बताया मुल्क के मजबूत अज़्म का नतीजा। मन की बात में वज़ीर-ए-आज़म ने इस कामयाबी के लिए किसानों, बुनकरों, एमएसएमई मैन्युफैक्चरर्स और इंजीनियर्स का अदा किया शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म ने योगा और आयुर्वेद में बढ़ती हुई आलमी दिलचस्पी का किया जिक्र। मुल्क भर में तेजी से आगे बढ़ने वाले आयुष पर मबनी स्टार्टअप कंपनियों को एक नए इनकलाब से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मालदीव के 2 रोज़ा दौरे पर सदर इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मालदीव में नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि भारत मालदीव शराकतदारी वाकई बेमिसाल थी। उड़ीसा के बालासोर में जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल का किया गया कामयाब तजर्बा। ये फिजाई दिफाई निजाम भारतीय फौज का है एक अहम हिस्सा। तजर्बे में मिसाइल ने तवील फासले से हदफ को बनाया बराह रास्त निशाना। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर मगरबी ममालिक से रूस के साथ जारी तनाज़े में फौजी साजो-सामान फराहम करने का किया मुतालबा। बहुत से ममालिक ने यूक्रेन को एंटी आर्म और तैयारा शिकन मिसाइलों के साथ साथ छोटे हथियार फराहम करने का किया वादा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को टैंक, बहरी जहाज और एंटी शिप सिस्टम की है ज़रूरत। ख़वातीन आलमी क्रिकेट कप में भारत का चैलेंज खत्म। दिलचस्प मुकाबले में जनूबी अफ्रीका ने भारत को दी शिकस्त, आखिरी गेंद पर दर्ज की जीत। पीवी सिंधु ने जीता स्विस ओपन ख़वातीन सिंगल्स का खिताब। फाइनल में सिंधु ने थाईलैंड की बोसनन को दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात मुश्तरक किए। मन की बात प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर नशर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बरामदाती शोबे में $400 अरब के मुकर्ररा हदफ के हुसूल को मुल्क के मजबूत अज़्म का नतीजा करार दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने 87वें मन की बात प्रोग्राम में पहली बार बरामद के शोबे में भारत के $400 अरब के मुकर्ररा निशाने को हासिल करने को एक तारीखी कामयाबी बताया। उन्होंने कहा कि ये मुल्क के बाशिंदों के मजबूत अज़्म का फल है। आपने सुना होगा कि भारत ने पिछले सप्ताह $400 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट का टारगेट हासिल किया है। पहली बार सुनने में लगता है कि ये अर्थव्यवस्था से जुड़ी बात है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा भारत के सामर्थ्य, भारत के पोटेंशियल से जुड़ी बात है। एक समय में भारत से एक्सपोर्ट का आंकड़ा कभी 100 बिलियन, कभी 150 बिलियन, कभी 200 बिलियन तक हुआ करता था। अब आज भारत $400 बिलियन पर पहुंच गया है। इसका एक मतलब ये कि दुनिया भर में भारत में बनी चीजों की डिमांड बढ़ रही है। दूसरा मतलब ये कि भारत की सप्लाई चेन दिनों दिन और मजबूत हो रही है और इसका एक बहुत बड़ा संदेश भी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया मुहिम रंग ला रही है। मुल्क के कोने कोने से नए नए प्रोडक्ट गैर मुल्क जा रहे हैं और अब दूसरे मुल्कों में जाने पर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा नजर आएंगे। असम के हैलाकांडी के लेदर प्रोडक्ट हो या उस्मानाबाद के हैंडलूम प्रोडक्ट, बीजापुर की फल सब्जियां हो और चंदौली का ब्लैक राइस, सबका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। अब आपको लद्दाख की विश्व प्रसिद्ध एप्रिकॉट दुबई में भी मिलेगी और सऊदी अरब में तमिलनाडु से भेजे गए केले मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि नए नए प्रोडक्ट्स
नए नए देशों को भेजे जा रहे हैं। जैसे हिमाचल उत्तराखंड में पैदा हुए मिलेट्स मोटे अनाज की पहली खेप डेनमार्क को निर्यात की गई। आंध्र प्रदेश के कृष्णा और चित्तूर जिले के बंगनपल्ली और सुवर्णरेखा आम दक्षिण कोरिया को निर्यात किए गए। त्रिपुरा से ताजा कटहल हवाई रास्ते से लंदन निर्यात किए गए। और तो और पहली बार नागालैंड की राजा मिर्च को लंदन भेजा गया। इसी तरह भालिया गेहूं की पहली खेप गुजरात से केन्या और श्रीलंका निर्यात की गई। यानी अब आप दूसरे देशों में जाएंगे तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पहले की तुलना में कहीं ज्यादा नजर आएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पिछले एक साल में 1 लाख करोड़ रुपए की सालाना खरीद हासिल करने के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM की सताइश की। वजीर आजम मोदी ने कहा कि घरेलू सतह पर भी हमारी छोटी सनतों की कामयाबी काबिले फख्र है। पीएम ने कहा कि एक जमाना था जब बड़ी कंपनियां ही सरकार को सामान बेच पाती थीं, लेकिन अब मुल्क बदल रहा है। आज हमारे लघु उद्यमी सरकारी खरीद में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम के माध्यम से बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत ही ट्रांसपेरेंट व्यवस्था विकसित की गई है। पिछले एक साल में जेम पोर्टल के जरिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की चीजें खरीदी हैं। देश के कोने कोने से करीब करीब 1.25 लाख लघु उद्यमियों, छोटे दुकानदारों ने अपना सामान सरकार को सीधे बेचा है। एक जमाना था जब बड़ी कंपनियां ही सरकार को सामान बेच पाती थी, लेकिन अब देश बदल रहा है, पुरानी व्यवस्थाएं भी बदल रही है। अब छोटे से छोटा दुकानदार भी जेम पोर्टल पर सरकार को अपना सामान बेच सकता है। यही तो नया भारत है। ये न केवल बड़े सपने देखता है, बल्कि उस लक्ष्य तक पहुंचने का साहस भी दिखाता है जहां पहले कोई नहीं पहुंचा है। इसी साहस के दम पर हम सभी भारतीय मिलकर आत्मनिर्भर भारत का सपना भी जरूर पूरा करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत के पहली बार मुकर्ररा 400 अरब डॉलर के बरामद के बड़े निशाने को हासिल करने पर किसानों, बुनकरों, MSME, सनतकारों और इंजीनियरों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने आवाम से लोकल को ग्लोबल बनाने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में योगा और आयुर्वेद में बढ़ती हुई आलमी दिलचस्पी का जिक्र किया। इसके साथ ही वज़ीर आज़म ने मुल्क भर में तेजी से आगे आए आयुष पर मबनी स्टार्टअप कंपनियों को एक नया इनकलाब करार दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में इस बार योग और आयुर्वेद पर खास जोर दिया। एक तरफ उन्होंने हाल ही में दिए गए पद्म इनामात में 126 साला योगी शिवानंद बाबा का जिक्र किया, वहीं मुल्क में तेजी से बढ़ते आयुर्वेद पर मबनी स्टार्टअप्स को भी निशानजद किया। उन्होंने कहा कि योग और आयुर्वेद आज दुनिया को एक नई राह दिखा रहे हैं। हाल ही में हुए पद्म सम्मान समारोह में आपने बाबा शिवानंद जी को जरूर देखा होगा। 126 साल के बुजुर्ग की फुर्ती देखकर मेरी तरह हर कोई हैरान हो गया होगा। और मैंने देखा पलक झपकते ही वो नंदी मुद्रा में प्रणाम करने लगे। मैंने भी बाबा शिवानंद जी को झुककर बार बार प्रणाम किया। 126 वर्ष की आयु और बाबा शिवानंद की फिटनेस दोनों आज देश में चर्चा का विषय है। मैंने सोशल मीडिया पर कई लोगों का कमेंट देखा कि बाबा शिवानंद अपनी उम्र से 4 गुना कम आयु से भी ज्यादा फिट है। वाकई बाबा शिवानंद का जीवन हम सभी को प्रेरित करने वाला है।
आयुर्वेद की तरफ मुल्क में और दुनिया भर में तेजी से बढ़ते रुझान और भारतीय सनअतकारों का इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए की गई कोशिशों की वजीर आजम ने तारीफ की और कहा कि ये न सिर्फ इलाज ला रहा है बल्कि मुल्क की माशी तरक्की में भी ताउन कर रहा है। आयुष इंडस्ट्री का बाजार भी लगातार बड़ा हो रहा है। 6 साल पहले आयुर्वेद से जुड़ी दवाइयों का बाजार 22,000 करोड़ रुपए के आसपास का था। आज आयुष मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 1,40,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। यानी इस क्षेत्र में संभावनाएं लगातार बढ़ रही है। स्टार्टअप वर्ल्ड में भी आयुष आकर्षण का विषय बनता जा रहा है। वजीर आजम ने मुल्क भर में तेजी से आगे आए आयुष पर मबनी स्टार्टअप कंपनियों को एक नया इनकलाब बताया। उन्होंने आयुर्वेद के कफ, पित्त, वात के उसूलों पर मबनी कपिवा का जिक्र किया। वहीं दुनिया भर में आयुर्वेद डॉक्टरों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मुहैया कराने वाले स्टार्टअप निरोग स्ट्रीट का भी जिक्र किया। इस प्लेटफॉर्म के जरिए तकरीबन 50,000 आयुर्वेद डॉक्टरों को जोड़ा गया है। वजीर आजम ने अश्वगंधा को आवाम तक पहुंचाने वाली स्टार्टअप एक्सोरियल और जड़ी बूटियों पर जदीद तहकीक के जरिए मजमूई जिंदगी के एक निज़ाम अपनाने में मदद करने वाले स्टार्टअप क्योर वेदा का भी जिक्र किया। वजीर आजम ने स्टार्टअप को मशवरा दिया कि वो अपनी जानकारियां अंग्रेजी के अलावा दुनिया की तमाम तस्लीमशुदा जुबानों में दें ताकि अंग्रेजी न जानने वाले मुल्कों में भी भारत के आयुर्वेदों का लाभ पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 87वें बार मन की बात के जरिए मुल्क से खिताब किया है। उन्होंने कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम मोदी जी के समाजी पहलू को लोगों तक पहुंचाएं और भारत को ताकतवर बनाएं। हम सब लोगों का ये दायित्व बन जाता है कि अगर 130 करोड़ देश के प्रधानमंत्री हर महीने सीधा संवाद हमारे साथ करते हैं और ये 87th टाइम वो हमारे साथ जुड़े हैं, तो हमारा भी ये धर्म बन जाता है कि हम कम से कम अपने मोहल्ले में, अपने साथियों के साथ, अपने मित्र साथियों के साथ, अपने परिवार में इसके एक तो साथ देखने का प्रयास करें और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये संदेश पहुंचाने का प्रयास करें। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि हमारी जिम्मेवारी है कि हम प्रधानमंत्री जी के सामाजिक विषयों के पक्ष को जनता के सामने ले जाएं और भारत एक सामर्थ्यवान देश के रूप में उनके नेतृत्व में जो आगे बढ़ रहा है उसमें हम भी अपना योगदान करें। वज़ीर आज़म के मन की बात प्रोग्राम को लेकर दिल्ली के लोगों का क्या रद्द अमल रहा? हमारे नामानिगार गिरीश निशाना ने लिया इसका जायजा। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को देश की राजधानी दिल्ली में भी बहुत उत्साह के साथ सुना गया। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, आज आपको क्या अच्छा लगा? प्रधानमंत्री जी की आज की मन की बात बहुत ही प्रेरक एपिसोड था। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से अपने वन्य जीवन के, अपने पशु पक्षियों के संरक्षण का गर्मी में एक विषय हम सबके सामने रखा है, उसकी दिल्ली में भी बहुत आवश्यकता है। जिस प्रकार से केरल के एक बुजुर्ग लाखों बर्तन मिट्टी के बांट चुके हैं कि लोग अपने छतों पर पशु पक्षियों के संरक्षण में उनको गर्मी में सहयोग करें, ये दिल्ली में भी बहुत आवश्यकता है। जिस प्रकार से यहाँ के पर्यावरण के संरक्षण की आवश्यकता है और साथ ही साथ एक HR कंसल्टेंट बैंगलोर में किस प्रकार से अपनी बावड़ियों की, अपनी वाटर बॉडीज़ का, अपने वाटर टेबल के संरक्षण का काम कर रहा है। दिल्ली जैसी जगहों पे जहाँ वाटर टेबल लगातार गिर रहा है, उसकी यहाँ पर बहुत आवश्यकता है। ये बहुत ही प्रेरणादायक और हम सबके लिए लोगों से जुड़कर ज़मीन पर करने लायक काम के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा है। जो हमारा एक्सपोर्ट इतना बढ़ रहा है उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने बताया, वो अच्छा लगा। आयुर्वेद और योग, बाबा शिवानंद जी की 126 वर्ष की आयु में भी इतनी फुर्ती, योग और आयुर्वेद पे जो उन्होंने हमें बताया, इससे हमारा उत्साह पैदा हुआ कि आयुर्वेद की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। मोदी जी ने स्वच्छता के बारे में बताया। जो नासिक का युवक नदी किनारे खड़े होकर लोगों को नदी में कचरा गिरने के लिए मना करता है और खुद सफाई करता है,
वो बहुत अच्छा लगा है। हमें सबको ये अपने क्षेत्र में फॉलो करना चाहिए। गंदगी और स्वच्छता को रखने के लिए, गंदगी को दूर रखने के लिए हमें इन सबको फॉलो करना चाहिए और प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करना चाहिए। पीएम की मन की बात कार्यक्रम से प्रेरणादायक बातें सामने निकल के आती हैं और प्रधानमंत्री हमेशा युवाओं की बात करते हैं, देश की प्रगति की बात करते हैं। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने हरिद्वार उत्तराखंड में दिव्य प्रेम सेवा मिशन की सिल्वर जुबली की इख्तितामी तकरीब से खिताब किया। इस दौरान गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह और वजीर आला पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि रूहानियत का असल उनसुर खिदमत है और दिव्य सेवा प्रेम मिशन रूहानियत की राह पर कायम किया गया है, जो आज भी अवामी फलाह की राह पर गामजन है। उत्तराखंड की इस पावन धरती की महिमा अनन्य है। प्राचीन काल से ही लोग इस पवित्र भूमि पर पहुंचकर शांति व ज्ञान प्राप्त करते रहे। हरिद्वार और हरद्वार, इन दोनों नामों से प्रसिद्ध यह नगर भगवान विष्णु और महादेव शंकर दोनों की ही प्राप्ति का द्वार माना जाता है। अध्यात्म का मूल तत्व है लोक कल्याण और सेवा। अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए दिव्य प्रेम सेवा मिशन की स्थापना की गई, जो लोक कल्याण के मार्ग पर निरंतर आज भी अग्रसर है। और वजीर आजम ने आज अहिंसा यात्रा तकरीब से खिताब किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत हजारों सालों से सूफी संतों और असातिज़ा की अजीम रिवायत की सरजमीन रहा है। उन्होंने कहा कि ज़माने ने जो भी करवटें ली, लेकिन ये रिवायत उसी तरह से जारी है। हमारा उस्ताद वो बन गया जिसने मुसलसल जद्दोजहद करते रहने की बात की। हमारा ये भारत हजारों वर्षों से संतों की, ऋषियों की, मुनियों की, आचार्यों की एक महान परंपरा की धरती रहा है। काल के थपेड़ों ने कैसी भी चुनौतियां पेश की हो, लेकिन ये परंपरा वैसी ही चलती रही। हमारे यहाँ आचार्य वही बना है जिसने हमें चरैवेति चरैवेति का मंत्र दिया। हमारे यहाँ आचार्य वही हुआ है जिसने चरैवेति चरैवेति के मंत्र को जिया है। पीएम मोदी ने कहा कि मुल्क आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। इसके साथ साथ आज मुल्क में सबके ताउन और सबके एतमाद के जज्बे से तरक्की भी हो रही है। आज आजादी के अमृत महोत्सव में देश भी स्व से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र के लिए कर्तव्यों का आह्वान कर रहा है। आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के संकल्प पर आगे बढ़ रहा है। सरकारें ही सब कुछ करेगी, सत्ता ही सब कुछ चलाएगी, ये कभी भी भारत का भाव नहीं रहा है। ये भारत की प्रकृति ही नहीं रही है। हमारे यहाँ राजसत्ता, समाज सत्ता, अध्यात्म सत्ता सबकी बराबर भूमिका रही है। हमारे यहाँ कर्तव्य ही धर्म रहा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज जन कल्याणकारी अहिंसा यात्रा के खितामी प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि अदम तशद्दुद की इंतहा देखनी हो तो जैन धर्म में देखें। आज दुनिया में तशद्दुद का माहौल है और हर तरफ दहशतगर्दी के वाक़यात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। अहिंसा की पराकाष्ठा यदि कहीं पर देखनी हो तो वह केवल जैन धर्म में ही अहिंसा की पराकाष्ठा देखी जा सकती है। और ध्येय और लक्ष्य भी
अहिंसा का यदि किसी धर्म के पास है तो वह जैन धर्म के ही पास है। आज के माहौल में भी देखें सारे विश्व में हिंसा ही हिंसा की चर्चा प्रत्यक्ष रूप से सुनने को भी आपको मिलेगी और प्रत्यक्ष रूप से देखने को भी आपको मिलेगी। इस समय आप देख रहे हैं कि आतंकवाद की घटनाएं भारत ही नहीं बल्कि आतंकवाद के साथ साथ उग्रवाद की घटनाएं भी विश्व के कई देशों में चल रही हैं। इतना ही नहीं, आतंकवाद उग्रवाद के अतिरिक्त भी मानसिक रूप से हिंसा, मानसिक हिंसा इसे कहते हैं, मानसिक रूप से लोगों का उत्पीड़न, यह भी एक समाज की एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन चुकी है। और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आचार्य जी ने मुल्क और बैरून मुल्क अहिंसा यात्रा की, जिसमें उन्होंने खुश खल्की, अखलाकियात और मनशियात की लत से छुटकारे के अज़्म का इरादा किया। पद्म यात्रा मुल्क में अवाम से जुड़ने का सबसे अहम जरिया है। अहिंसा यात्रा भी उन्होंने 18,000 किलोमीटर की अहिंसा यात्रा की और इस अहिंसा यात्रा में उन्होंने पूरे देश में नहीं पूरे विश्व के आसपास के देशों के अंदर भी सद्भावना, सदाचार, नैतिकता और नशा मुक्ति के संकल्प के साथ इस यात्रा को किया। उनके व्यक्तित्व और आचरण से संपूर्ण समाज में एक व्यापक परिवर्तन आया, क्योंकि देश के अंदर पद यात्रा जनमानस से जुड़ने का सबसे प्रमुख साधन है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह चंडीगढ़ के दौरे पर हैं। वजीर दाखिला ने आज चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के नए दफ्तर का इफ्तिताह किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह किया। अमित शाह ने मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह किया। इस दौरान पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर बनवारी लाल पुरोहित मौजूद थे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि चंडीगढ़ में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आने वाले दिनों में सिविल इंतजामिया के पूरे शोबे में एक बुनियादी तब्दीली लाने वाला है। इससे शहरी सहूलियात की निगरानी की जाएगी और इसे अपग्रेड करने के इंतजामात भी किए जाएंगे। आज जो एकीकृत कमांड सेंटर का लोकार्पण हुआ है, मुझे बहुत आशाएं भी हैं, बहुत भरोसा भी है कि इससे आने वाले दिनों में चंडीगढ़ की नागरिक सेवाओं में बहुत बड़ी सेवाओं की वृद्धि का और इसके अंदर एक प्रकार की स्वयं शिस्त के संस्कार भी खड़ा करने की संभावना है। और साथ ही स्मार्ट सिटी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इससे मुल्क में तरक्की होगी। चंडीगढ़ इंतजामिया को मुबारकबाद देते हुए अमित शाह ने कहा कि चंडीगढ़ आने वाले दिनों में मुल्क का सबसे ज्यादा नज़्म ज़ब्त वाला और जदीद शहर बनने जा रहा है। स्मार्ट सिटी का एक कंसेप्ट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा और आधुनिक शहर किस तरह से विकसित होने चाहिए, दूरदर्शिता के साथ शहर की बाकी की भूमि, नजदीक की भूमि का भी कैसे प्लानिंग किया जा सकता है, सुविधाओं को कैसे अपग्रेड किया जा सकता है और वो सुविधाओं के अंदर सामंजस्य और उसकी एकीकृत कमान भी कैसे बनाई जा सकती है। एक कल्पना मोदी जी ने शहरों के लिए रखी, फिर अमृत योजना लेकर आए, उसके साथ सोलार मिशन आया, ग्रीन सिटी की कल्पना आई, अनेक विविध बातों को साथ में जोड़कर अंत में स्वच्छता पर भी थ्रस्ट देने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा। मालदीव के 2 रोज़ा दौरे पर गए हुए वजीर खारजा एस जयशंकर ने आज मालदीव के सदर इब्राहिम मोहम्मद स्वाले से मुलाकात की। कबल अज़ीं माले पहुंचने पर मालदीव के वजीर खारजा अब्दुल्ला शाहिद ने उनका इस्तकबाल किया। इसके बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हमारे मजबूत ताल्लुकात दोनों ममालिक के लोगों की जिंदगियों में तब्दीली लाने के लिए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हम तरक्की के अमल में शिराकतदार हैं और अमन व सलामती की तरफ बढ़ रहे हैं।
इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने दुबई के दौरे के दूसरे दिन भारत और मुत्तहदा अरब अमारात में फिल्म और तफरीही शोबे के सीईओ से मुलाकात की। इत्तलात और नशरियात के वजीर ने अपनी पहली मीटिंग ओलिवर ब्रेमली, सीईओ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट ई विजन के साथ की। वजीर इत्तलात और नशरियात ने फिल्म और तफरीही शोबे के सीईओज के साथ अपनी दूसरी मीटिंग भी की। मीटिंग में फिल्म कमिश्नर अबू ज़हबी, फिल्म कमीशन हंस फ्रैकन के साथ भारतीय फिल्मी शख्सियात भी मौजूद थीं। आईआईटी बॉम्बे में हॉस्टल की नई इमारत का इफ्तिताह किया गया। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस नई इमारत को कौम के नाम वक्फ किया। इस मौके पर खिताब करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 21वीं सदी भारत की सदी है और भारत अगले 25 सालों में सबसे बड़ी इक़्तिसादी क़ुव्वत होगा। मेजर नहीं बन सकती। उस इकोनॉमी ये अपेक्षा करेगी जो कंजम्पशन की चीज है, ये हम बाहर से लाके खरीद के यूज करते या हमारी आवश्यकता के हिसाब से उसको यही बनाते। भारत ने आज ओडिशा के बालासोर साहिल पर दरमियाने फासले तक सतह से फिजा में मार करने वाले मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम का कामयाब तजर्बा किया। ये फिजाई दिफाई निज़ाम भारतीय फौज का एक हिस्सा है। इससे कबल भारत ने 23 मार्च को सतह से सतह पर मार करने वाले ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया था। ये तजर्बा जजीरा अंडमान निकोबार में किया गया था। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मगरिब से मुतालबा किया है कि वो रूस के साथ जारी तनाज़े के दरमियान फौजी हार्डवेयर दोबारा फ्राहम करे। कई ममालिक ने यूक्रेन को एंटी आर्म और तैयारा शिकन मिसाइलों के साथ साथ छोटे हथियारों का वादा किया है, जबकि ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन को टैंक, बहरी जहाज और एंटी शिप सिस्टम की ज़रूरत है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खां की आज बरसी है। आज ही के दिन 27 मार्च 1898 में सर सैयद अहमद खां ने 80 बरस की उम्र में इस दारे फानी को अलविदा कहा था। इस मौके पर आज पूरी दुनिया इस दूरंदेश मुफक्किर और मुसल्लह कौम व मिल्लत को अपना खराज अक़ीदत पेश कर रही है। यूनिवर्सिटी के अलावा दुनिया भर में फैले अलीग बरादरान भी अपने अपने अंदाज में मरहूम सर सैयद को अपना खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। बिलाशुबा अपने ज़माने की एक इनकलाब आफरीन शख्सियत का नाम सर सैयद अहमद खां है, जिसने समाज के मुख्तलिफ हिस्सों पर अनमिट असरात मुरतब किए हैं। और कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि जिन शख्सियतों ने मुसलमानों को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है उनमें सर सैयद का नाम सर फहरिस्त है। सर सैयद की शख्सियत के इसी तिलिस्म की वजह से उनके गिर्द हर फन और इल्म व दानिश के मुशाहिरीन जमा हो गए थे और इनमें शोरा, उतबा, मौखरीन, फ़लसफ़ी, उलमाए दीन, मुफस्सिरीन कुरान, माहिरीन तालीम और कानूनदा सब शामिल थे। और ये तमाम बड़ी शख्सियात सर सैयद को अपना रहबर तस्लीम करती थीं। मशहूर आलिम दीन अल्लामा शिबली सर सैयद अहमद खां के बारे में कहते हैं कि अगर मेरी ज़िंदगी का कोई हिस्सा इल्मी या तालीमी करार पाता है तो वो इसका आगाज़ इस कॉलेज की बदौलत है। और खेल की खबरों में पीवी सिंधु ने स्विस ओपन का खवातीन सिंगल्स खिताब जीत लिया है। आज खेले गए फाइनल में पीवी सिंधु ने थाईलैंड की बोसनन को 21-16, 21-18 से शिकस्त दी है। सिंधु को यह मैच जीतने में सिर्फ 49 मिनट लगे। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2022 के एक्शन का आकाशवाणी पर सीधा प्रसारण, भारत के सभी खेले जाने वाले मैचों का, सेमीफाइनल्स और फाइनल मैच का